एक रहस्यमयी कॉल। अध्याय 11। आखिरी चाल। हेनरी वॉल्टर बोला, बातें बहुत हो गई, बस हम तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं, महान रिचर्ड कार्लसन। रिचर्ड ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वो अपनी सिगार फूंकते हुए बोला, तुमने लीजा को कैसे पकड़ा? हेनरी बोला, मैंने नहीं पकड़ा, वो मूर्ख सीधे हमारे सुपर बॉस के पास चली गई। रिचर्ड ने आश्चर्य से लीजा को देखा। लीजा बोली, इनका सुपर बॉस जब बंगले पर आया था तो पूरी तरह से ढका हुआ था। उसने कुछ भी नहीं बोला था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। मैं तो तुम्हारे पास आ रही थी रिचर्ड, मुझे लगा था कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। हेनरी वॉल्टर बोला, और मूर्ख सीधे सुपर बॉस के पास गई और उन्होंने इसे हमें सौंप दिया। तब से ये हमारे बहुत काम आ रही है। हेनरी वॉल्टर जोर जोर से हंसता हुआ बोला और उसने लीजा के चेहरे को अपने हाथ में ले लिया। उसने लीजा के ऊपर से वो जैकेट हटा दिया जो उसे रिचर्ड ने पहनाया था। हेनरी वॉल्टर ने बस यही एक गलती कर दी थी। उसका पूरा ध्यान निर्वस्त्र लीजा पर था और विजय का भी। रिचर्ड के लिए इतना समय काफ़ी था। वो हेनरी पर लपका और एलेक्स विजय पर। इससे पहले हेनरी और विजय कुछ समझते, रिचर्ड और एलेक्स ने उनके हाथों से पिस्तौल छीन ली थी और दोनों ने ही हेनरी और विजय के दोनों घुटनों पर दो दो फायर कर दिए थे। हेनरी और विजय की चीखें निकल गई। उनकी नी कैप को गोली ने चकनाचूर कर दिया था। वो जमीन पर गिर गए। उनके बाकी लोग वहां आ गए, परंतु विजय और हेनरी के सर पर पिस्तौल तनी देखकर कुछ न कर पाए। लीजा ने फौरन जैकेट पहनी और रिचर्ड के पीछे जाकर छुप गई। रिचर्ड सारा वॉल्टर को देखकर चिल्लाया, अलेक्जेंडर और स्टीवर्ट को खोलो। सारा ने ठीक वैसे ही किया। वो बोली, मेरे पिता को प्लीज़ हॉस्पिटल ले जाओ, इनको बहुत दर्द हो रहा है। रिचर्ड बोला, ठीक है। रिचर्ड ने हेनरी के लोगों की तरफ देखकर बोला, फौरन कार लेकर आ जाओ। वो सब कार लेकर आ गए। सारा ने अपने पिता वॉल्टर को और विजय को एलेक्स ने सहारा दिया। लीजा ने अलेक्जेंडर और स्टीवर्ट को सहारा दिया और कार तक पहुंचाया। अलेक्जेंडर, स्टीवर्ट, लीजा, विजय एक कार में बैठे थे जिसे एलेक्स ने चलाया और हेनरी वॉल्टर, सारा वॉल्टर, रिचर्ड के साथ एलेक्स की वॉक्सॉल अस्थरा में बैठ गए। रिचर्ड उसे चला रहा था। कुछ ही समय में वो लोग अस्पताल पहुंच गए और हेनरी और विजय को वहां भर्ती करा दिया। अलेक्जेंडर और स्टीवर्ट को भी डॉक्टर ने मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया था। लीजा को भी फर्स्ट एड दे दी गई थी। रिचर्ड ने एलेक्स को देखकर बोला, बहुत देर हो गई है, मुझे एक बार एमिली से बात कर लेनी चाहिए, वो मेरी चिंता कर रही होगी। एलेक्स बोला, ठीक है, परंतु हमें फोर्ब्स से भी बात करनी होगी। यहाँ पर इनको बिना फोर्स के रखना खतरे से खाली नहीं है। रिचर्ड बोला, मैं फोर्ब्स से भी बात करता हूँ। हेनरी वॉल्टर के आदमी खतरनाक हो सकते हैं। रिचर्ड ने फोर्ब्स को फ़ोन लगाया। फोर्ब्स ने फ़ोन जल्दी उठा लिया, जबकि उस समय रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। रिचर्ड फ़ोन पर बोला, मैंने हेनरी वॉल्टर को पकड़ लिया है। फोर्ब्स आश्चर्य से बोला, क्या, हेनरी वॉल्टर? रिचर्ड बोला, हाँ, वो जिंदा है, सैमरॉस मरा था। फोर्ब्स बोला, क्या? रिचर्ड बोला, सर, मैं आपको लंदन आकर डिटेल में बताऊंगा, अभी मुझे एक हेल्प चाहिए। फोर्ब्स बोला, बोलो रिचर्ड, क्या हेल्प चाहिए? रिचर्ड बोला, मैं एडिनबर्ग के रॉयल इन्फर्मरी हॉस्पिटल में हूँ। फोर्ब्स बोला, मैं समझ गया, मैं अभी फोर्स भिजवाने का इंतज़ाम करता हूँ, माफिया खतरनाक हो सकता है। रिचर्ड बोला, हाँ सर, मैं और एलेक्स यहाँ पर किसी तरह स्थिति संभाल रहे हैं, परंतु आप हमें जल्दी से फोर्स भेज दीजिए। फोर्ब्स बोला, मैं व्यवस्था करता हूँ। फोर्ब्स फिर बहुत ही गर्व से बोला, रिचर्ड, तुम बेमिसाल हो। रिचर्ड ने फ़ोन काट दिया। उसको एमिली की चिंता हो रही थी। रिचर्ड ने फिर अपने घर में फ़ोन मिलाया। रिचर्ड को फ़ोन का उत्तर जल्द ही मिला। हेलो। रिचर्ड ने वो आवाज़ पहचान ली और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वॉटसन? रिचर्ड चीखा। वॉटसन बोला, यस रिचर्ड, मैं। तुम्हें मेरी पत्नी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है वो बहुत ही भोली और मासूम है। रिचर्ड बोला, मेलविन कहाँ है?
और एमिली? वॉटसन बोला, तेरी दूसरी गलती मेल्विन को यहाँ भेजना था। उसने कुछ ज़्यादा ही सुन लिया था। अब वो चैन की नींद सो रहा है। रिचर्ड चीखा, नहीं। वॉटसन बोला, यदि तू नहीं चाहता कि एमिली भी मेल्विन के पास पहुंच जाए तो फौरन मेरी बीवी को लेकर यहाँ अकेला आ जा। रिचर्ड बोला, मेरी एमिली से बात करा वॉटसन। यदि एमिली को खरोच भी पहुंची तो। वॉटसन बीच में चीखा, रिचर्ड, अब तक तो एमिली ठीक है, परंतु यदि तूने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो। रिचर्ड बोला, वॉटसन प्लीज़। वॉटसन बोला, एमिली ठीक है। वॉटसन ने एमिली को फ़ोन पर बुला लिया था। रिचर्ड ने एमिली की आवाज़ सुनी जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। रिचर्ड बोला, एमिली तुम ठीक हो? एमिली बोली, हाँ। तुम मिसेस टेलर को लेकर प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। इससे पहले वो कुछ और बोलती, वॉटसन ने फ़ोन छीन लिया और बोला, रिचर्ड तू जल्दी से आ जा और ज़्यादा होशियारी मत दिखाना। रिचर्ड बोला, वॉटसन मैं स्कॉटलैंड में हूँ, मुझे आने में 8 घंटे लगेंगे। वॉटसन चीखा, बहाने मत बना। रिचर्ड बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम कॉलर आईडी चेक कर लो। वॉटसन ने थोड़ा पॉज लिया और बोला, ठीक है रिचर्ड, तेरे पास 10 घंटे हैं। मेरी बीवी को लेकर आ जा और अपनी बीवी को ले जा। वॉटसन ने फ़ोन काट दिया। रिचर्ड ने एलेक्स को सब कुछ बता दिया। एलेक्स बोला, मुझे नहीं पता था कि वॉटसन इतना क्रूर हो सकता है, अपने साथी मेल्विन को मार डाले और एमिली को भी नुकसान पहुंचाए। रिचर्ड बोला, हाँ, मुझे तुरंत अपने घर निकलना पड़ेगा। एलेक्स, तुम्हें अकेले ही यहाँ सब कुछ संभालना होगा। मैंने फोर्ब से बात कर ली है, जल्द ही फोर्स आ जाएगी। एलेक्स बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस हॉस्पिटल से हेनरी वॉल्टर को ले जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है उसके आदमी पूरी कोशिश करेंगे, परंतु मैं संभाल लूंगा। रिचर्ड ने एलेक्स के जितना दुस्साहसी अवसर नहीं देखा था। रिचर्ड को पता था कि एडिनबर्ग में हेनरी वॉल्टर के गुंडे एलेक्स को आसानी से नुकसान पहुंचाकर हेनरी वॉल्टर और विजय को वहां से निकालकर ले जा सकते थे। एलेक्स बहुत बड़े खतरे का सामना अकेले करने को तैयार था, परंतु रिचर्ड के पास और कोई भी विकल्प नहीं था। वॉटसन ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था। रिचर्ड को लगा था कि वॉटसन ही वो किंगपिन, वो तीसरा शख्स है जिसके लिए सैमरॉस और हेनरी वॉल्टर काम करते हैं। रिचर्ड ने एलेक्स से गाड़ी की चाबी ली और फौरन निकलने ही वाला था कि लीजा रॉस ने उसे हाथों से इशारा किया। रिचर्ड लीजा रॉस के पास पहुंचा। लीजा रॉस बोली, तुम मुझे भी ले चलो। रिचर्ड बोला, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वॉटसन ने मेरी पत्नी को बंधक बनाया हुआ है। लीजा रॉस बोली, तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, तुम मुझे साथ ले लो। रिचर्ड को लगा कि लीजा रॉस घबरा गई थी। यदि एलेक्स अकेला हेनरी वॉल्टर के गुंडों का मुकाबला नहीं कर पाया तो वो फिर से लीजा को अपने कब्जे में ले लेंगे और उसे टॉर्चर करेंगे। रिचर्ड ने लीजा को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। रिचर्ड और लीजा दोनों ने ही एलेक्स को हाथों से वेव करके गुड बाय बोला और एलेक्स की अस्त्रा कार में, जो अब रिचर्ड चला रहा था, वहां से निकल गए। लंदन तक की दूरी तकरीबन 8 घंटों में पूरी होगी, परंतु रिचर्ड को रह रहकर एमिली की चिंता हो रही थी। ये 8 घंटे उसके लिए सबसे मुश्किल 8 घंटे थे। उसने सोचा, यदि वो एमिली के बारे में ही सोचता रहेगा तो उसका दिमाग फट जाएगा। उसने लीजा से बात करने की सोची। रिचर्ड लीजा रॉस की ओर देखते हुए बोला, तुमने बहुत ही दुस्साहसिक का काम किया है। हेनरी वॉल्टर और ड्रग माफिया के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं था। लीजा रॉस बोली, जब मुझे पता चला मेरे पिता की क्रूर हत्या कर दी गई है और हेनरी वॉल्टर मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था और ये चाहता था कि मैं उसके साथ काम करूं, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। रिचर्ड बोला, हाँ, उसने तुम्हें बहुत कम आंका। लीजा बोली, मैं उसे पूरा बर्बाद कर देती, बस वो सुपर बॉस ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। रिचर्ड बोला, तुमने इतने वर्षों में कभी उस बॉस से नहीं मिली? लीजा बोली, नहीं, वो बहुत ही शातिर हैं। उसे केवल मेरे पिता सैमरॉस और हेनरी वॉल्टर ही मिले हैं, बाकी कोई भी नहीं। रिचर्ड बोला, मुझे शक है कि कहीं वॉटसन ही वो सुपर बॉस तो नहीं है। लीजा बोली, तुमको बताऊंगी तो तुम्हें यकीन ही नहीं होगा।
रिचर्ड और लीजा इस प्रकार बात करते करते पूरे रास्ते इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से उस सुपर बॉस ने लंदन माफिया को कंट्रोल किया हुआ था। रिचर्ड के पैरों तले जमीन निकल गई जब उसे सुपर बॉस के बारे में पता चला। दोपहर के तकरीबन 2 बज चुके थे जब रिचर्ड अपने घर पहुंचा। उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल गया। रिचर्ड के सामने उसका पुराना दोस्त वॉटसन अपनी बंदूक ताने खड़ा था। रिचर्ड अंदर घुसा, हालांकि उसके चेहरे पर बेतहाशा नफरत थी। वॉटसन चीखा, मेरी पत्नी कहाँ है? रिचर्ड बोला, वो आ रही है, परंतु पहले मुझे चेक करने दो कि एमिली ठीक है। वॉटसन बोला, रिचर्ड कोई गेम मत खेलना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। रिचर्ड बोला, वॉटसन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? आखिर क्यों किया? वॉटसन बोला, मूर्ख रिचर्ड, लंदन पुलिस ने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ सिफारशी टट्टू को ही प्रमोशन मिलता है। मैं अभी तक सिर्फ हेड कांस्टेबल हूँ, जबकि मेरे से कहीं ज़्यादा अयोग्य एलेक्स सब इंस्पेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो फोर्ब्स का खासम खास है। रिचर्ड बोला, परंतु इसलिए तुम माफिया से मिल गए? वॉटसन बोला, माफिया से मिल ही नहीं गया, मैं ही माफिया हूँ। रिचर्ड बोला, तू सिर्फ मूर्ख है वॉटसन। जिस सुपर बॉस के दम पर तू इतना इतरा रहा है उसका खेल खत्म हो चुका है। वॉटसन बोला, हाँ मुझे पता है कि तूने हेनरी वॉल्टर को गिरफ्तार कर लिया। तू वाकई स्मार्ट है रिचर्ड। रिचर्ड कुछ बोला नहीं और अंदर बेडरूम में जाने लगा। वॉटसन ने अभी भी पिस्तौल तान रखी थी, परंतु रिचर्ड ने एक लेश मात्र भी डर या घबराहट नहीं दिखाई। रिचर्ड अपने बेडरूम में गया जहां एमिली बेड पर बैठी हुई थी। रिचर्ड ने एमिली को देखा और बोला, तुम ठीक हो? एमिली घबरा गई और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, पर वॉटसन पागल हो गया है। वॉटसन चीखा, तुम दोनों मियाँ बीवी अपना प्रेम संवाद बाद में करना, पहले मुझे मेरी पत्नी से मिलवाओ रिचर्ड। रिचर्ड बोला, मेल्विन कहाँ है? वॉटसन चीखा, वो उस कमरे में आराम कर रहा है, हमेशा के लिए। वॉटसन ने पास वाले कमरे में इशारा किया। ये वो कमरा था जहां मिसेस टेलर रुकी हुई थी जब वो रिचर्ड के घर में रह रही थी। वॉटसन के सब्र का अब बांध टूट रहा था। वॉटसन चिल्लाया, रिचर्ड यदि मेरी पत्नी 10 मिनट में मेरे पास नहीं आई तो? रिचर्ड बोला, ठीक है, मुझे लुइस को फ़ोन करने दो। वॉटसन चिल्लाया, कोई होशियारी नहीं करना रिचर्ड। रिचर्ड बोला, ठीक है। रिचर्ड, वॉटसन और एमिली तीनों ही ड्राइंग रूम में आ गए जहां पर टेलीफोन था और रिचर्ड ने लुइस को फ़ोन मिलाया। लुइस ने फ़ोन उठा लिया। रिचर्ड फ़ोन पर बोला, लुइस। लुइस बोला, यस सर। रिचर्ड बोला, मिसेस टेलर सेफ है? लुइस बोला, हाँ। वॉटसन रिचर्ड को अपनी गन से इशारा कर रहा था कि वो जल्दी करे। रिचर्ड बोला, लुइस तुम फौरन यहाँ आ जाओ, वॉटसन मेरी हिरासत में है। वॉटसन चीखा, रिचर्ड। वॉटसन ने रिचर्ड को गोली मारने के लिए बंदूक उठाई, परंतु इससे पहले वो रिचर्ड को गोली मारता वॉटसन को एक गोली लगी। उसने दरवाजे की ओर देखा जहां लीजा रॉस खड़ी हुई थी। वॉटसन के पेट में गोली लगी और वो जोर जोर से कराहने लग गया। वो और एमिली दोनों ही ये नहीं जान पाए कि रिचर्ड लीजा रॉस के साथ आया था और वो उस खुले हुए दरवाजे से पहले ही अंदर आ गई थी। रिचर्ड ने वॉटसन की पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली। एमिली तुरंत रिचर्ड की तरफ आने लगी। तभी रिचर्ड चिल्लाया, एमिली जहां हो वहीं रुको। एमिली को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, रिचर्ड क्या पागलपन है? रिचर्ड ने लीजा की ओर देखा और बोला, यदि एमिली एक कदम भी बढ़ाए तो इसे भी गोली मार देना। एमिली सकपका गई। रिचर्ड ने वॉटसन को घसीटा और उसे उस कमरे में बंद कर दिया जहां मेल्विन की लाश पड़ी हुई थी। रिचर्ड ने एक टक मेल्विन की लाश को देखा और उसे अत्यंत दुख हुआ। एक नौजवान व्यक्ति उसके कारण आज बेमौत मारा गया था। उसे वॉटसन पर बहुत ही गुस्सा आया। वॉटसन अपने पेट को हाथ से दबाए हुए करहा रहा था। रिचर्ड ने उसे बहुत ही हेदृष्टि से देखा और कमरा बंद कर दिया। रिचर्ड फिर एमिली के पास पहुंचा और बोला, क्यों एमिली, क्यों? एमिली को समझ आ गया था कि लीजा रॉस ने रिचर्ड को सब बता दिया होगा। एमिली ने लंबी सांस ली और बोली, रिचर्ड मैं ही माफिया की लॉर्ड थी। सैम रॉस और हेनरी वॉल्टर
मेरे ही इशारों पर काम करते थे। रिचर्ड बोला, एमिली, मैं तुमसे प्रेम करता था। एमिली बोली, वो तो दिख रहा है, इस लड़की ने तुम्हारा जैकेट पहन रखा है। रिचर्ड बोलते हुए थोड़ा सा रुआसा हो गया और लीजा रॉस का ध्यान कुछ पल के लिए भटका। एमिली ने जानबूझकर उस जैकेट के बारे में बोला था। उस एक पल में एमिली चीते के जैसे तेजी से झपटी और उसने लीजा को एक कराटा चौक मारा। लीजा के हाथों से बंदूक गिर गई। एमिली ने वो पिस्तौल उठाई और फौरन रिचर्ड के दोनों घुटनों में 2 गोलियां मार दी। रिचर्ड बुरी तरह से चीखा और जमीन पर गिर गया। एमिली ने लीजा को इशारा किया और वो भी चुपचाप जमीन पर रिचर्ड के पास बैठ गई। एमिली ने एक पल में ही खेल पलट दिया था। रिचर्ड को एमिली का ये रुख कभी पहले देखने को नहीं मिला था। वो वाकई बहुत शातिर, चालाक और माहिर थी। रिचर्ड के दोनों घुटने बेकार हो गए थे और वो दर्द से करहा रहा था, परंतु उसे ज्यादा दर्द इस बात से हो रहा था कि उसकी पत्नी, उसका प्यार एक भ्रम था। एमिली चीखी, मूर्ख रिचर्ड, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। तुझसे शादी मात्र एक चाल थी। मेरे जर्नलिस्ट वाले रूप कवर को फोर्ब्स शायद पकड़ने ही वाला था, इसलिए मुझे तुझसे शादी करनी पड़ी। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए ये सब एक दुस्वप्न सा था। एमिली बोली, ग्रेट रिचर्ड कार्लसन अपनी पत्नी को ही नहीं समझ पाया। एमिली जोर जोर से हंसने लगी। एमिली फिर लीजा रॉस को देखकर बोली, इसके बाप सैम रॉस को ये गलतफहमी हो गई थी कि वो ड्रग्स का धंधा भी करेगा, जबकि मैंने ड्रग्स का व्यापार करने की इजाज़त केवल हेनरी वॉल्टर को दी थी। वो मूर्ख रॉस नहीं माना और लक्ष्मी ट्रस्ट के साथ मिलकर मेरे को ही बाईपास करके नमक रूपी ड्रग्स बेचने लगा। लीजा रॉस बोली, इसलिए तूने मेरे पिता को मार डाला? एमिली बोली, हाँ, वो मूर्ख इसी के लायक था। रिचर्ड रुआसी स्वर में बोला, और तूने हेनरी वॉल्टर को सैम रॉस बनाया और लीजा को कहा कि वो ही सारी डीलिंग करे ताकि तेरे पास पूरा कंट्रोल रहे। एमिली बोली, हाँ, परंतु ये लीजा ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार निकली। इसने भोली बनने का नाटक किया और हमारे साथ काम किया, परंतु धीरे धीरे जॉनसन एलन को और लक्ष्मी ट्रस्ट को हमारे ही खिलाफ भड़का दिया। रिचर्ड बोला, इसलिए तूने उन दोनों को मरवा दिया? एमिली बोली, हाँ। लीजा बोली, बस मैंने एक गलती कर दी। मैंने रिचर्ड कार्लसन का नाम सुना हुआ था और मैं तुम्हारे घर पहुंची। वहां मुझे एमिली मिली और सबको पता था कि एमिली और तुम्हारे बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। मैंने एमिली को सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार से बोट से ड्रग्स आएंगे और कैसे जॉनसन एलन और लक्ष्मी ट्रस्ट अलग होने की सोच रहे हैं। रिचर्ड बोला, और एमिली, तूने इसे वॉटसन से मिलवा दिया, ये बोलकर कि वो भी इसी की तरह डबल एजेंट है। एमिली बोली, मूर्ख रिचर्ड, तुझे ना मेरे बारे में पता चला और ना ही वॉटसन के। इस लंदन माफिया में मेरे बाद सबसे ताकतवर वॉटसन ही था। वो पुलिस में भले ही एक छोटी सी रैंक पर होगा, परंतु माफिया में उसका स्थान बहुत ऊपर था। लीजा रॉस बोली, मुझे वॉटसन उसी बंगले पर ले गया और मुझे हेनरी वॉल्टर और विजय ने पकड़ लिया, परंतु मैंने मौका देखकर तुम्हें फ़ोन कर दिया। रिचर्ड बोला, मैं वॉटसन के साथ आया, इसलिए तुम्हें मुझ पर भी शक हो गया। एमिली बोली, हमारा प्लान था कि हम जॉनसन एलन और लक्ष्मी ट्रस्ट से बात करेंगे, परंतु तुम्हारे आने से सब गड़बड़ हो गया। हमें उन दोनों को मारना पड़ा और वहां से भागना पड़ा। प्लान था कि वॉटसन तुम्हें बंगले के अंदर मिलेगा, परंतु तुम जल्दी ही वहां पर आ गए और वो सिक्योरिटी गार्ड एलेक्जेंडर भी काम बिगाड़ सकता था। हमें वॉटसन और उन सब को लेकर भागना पड़ा। रिचर्ड बोला, और इन सब में लीजा भाग गई। एमिली बोली, हाँ, पर वो इतनी मूर्ख थी कि अगले दिन रात को फिर मेरे ही पास आ गई जब तुम एलन मैन्युफैक्चरिंग में विजय से मिलने गए थे। लीजा बोली, मैं तो रिचर्ड से मिलने गई थी क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि रिचर्ड मिला हुआ नहीं था, परंतु एमिली ने मुझे पकड़ लिया। तब तक मुझे एमिली के बारे में नहीं पता था। मुझे लगा वॉटसन ने एमिली को झांसा दे रखा था। एमिली बोली, चलो, बहुत बातें हो गई,
अब समय आ गया है मेरा वापस से सिंगल होने का। रिचर्ड चीखा। एमिली, लुइस और पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। एमिली बोली, इसीलिए तो तुमको लीसा को और वॉटसन को मारना होगा। तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी वॉटसन पर और उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुमने ही वॉटसन को गोली मारी है। तुम्हारी गन से 1-2 गोली मैं उसे मार दूंगी। अपने डार्लिंग पति के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। एमिली ने बंदूक तानी और रिचर्ड सर नीचे करके बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं था कि उसकी पत्नी माफिया लॉर्ड थी। एक के बाद एक 2 गोलियां चली। रिचर्ड को लगा उसका समय समाप्त, परंतु लुइस आ चुका था और एमिली दर्द से करहा रही थी। लुइस ने सटीक निशाना लगाया था और एमिली के दोनों पैरों पर 1-1 गोली लगी थी। रिचर्ड बोला, थैंक्स लुइस, तुम हमेशा समय पर मदद करते हो। लुइस बोला, सर आपके लिए इतना तो करना पड़ेगा। इतना बोलते ही रिचर्ड बेहोश हो गया। उस अक्टूबर के संडे की शाम को अब 3 महीने बीत चुके थे। एमिली, हेनरी वॉल्टर, विजय, वॉटसन आदि सभी को सजा हो चुकी थी। लीजा रॉस गायब हो गई थी। उसकी रहस्यमय कॉल से शुरू हुई कहानी रिचर्ड की जिंदगी में तूफान ला चुकी थी और लंदन माफिया के साथ साथ ग्रेट रिचर्ड कार्लसन भी पूरी तरह से टूट चुका था। उसके 2 सबसे घनिष्ठ लोग, उसकी पत्नी और उसका सबसे करीबी साथी माफिया के लॉर्ड थे और रिचर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। रिचर्ड उन दोनों को ही नहीं पहचान पाया और ये उसके लिए और भी ज़्यादा शर्मिंदगी भरा था। रिचर्ड कार्लसन की पैनी निगाहों से छोटा सबूत बच नहीं सकता, परंतु लंदन माफिया के 2 सबसे प्रमुख लोग उसके साथ हमेशा से ही थे और उसे अपने प्रयोजन के लिए प्रयोग कर रहे थे। रिचर्ड टूट गया था। भाग्य ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया था। उसकी पत्नी उससे छूट गई, उसका करीबी दोस्त उससे छूट गया और सबसे महत्वपूर्ण, रिचर्ड का वो घमंड कि वो रिचर्ड कार्लसन है, हॉक ऑय से सम्मानित सबसे शातिर पुलिस इंस्पेक्टर, अब पूरी तरह से टूट चुका था। ये थी रिचर्ड कार्लसन की कहानी। कैसे उसने लंदन माफिया की कमर तोड़ दी, परंतु आखिर किस कीमत पर। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई मर्डर मिस्ट्री की कहानी पसंद आई होगी। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। मेरा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा, क्योंकि इस कहानी के बाद मैं आप सभी के लिए साइंस फिक्शन धर्मा पार्ट 2 की कहानी जल्द ही लेकर आऊँगी। तो यूं ही बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ।